क्या बैठ के पूछना खड़े होने की जरूरत नहीं है। हाँ सर मेरा नाम संतोष नायक है। मैं EFT एक्सीलेंस हाई सेकेंडरी स्कूल सैडोल का एक छात्र हूँ। सर मैं 12वीं कक्षा में जीविका समूह का छात्र हूँ। सर इन दिनों बारिश का मौसम चल रहा है, तो आपके बचपन में बारिश से जुड़ी कोई एक रोचक घटना जो आपको आज भी याद हो, कृपया उसके बारे में। चलिए, बारिश के मौसम से जुड़ी घटना ऐसे मैं बताऊं तो हमको याद है कि हम क्या है कि एक बड़ी कॉलोनी में रहते थे। मेरे फादर थर्मल पावर स्टेशन के टाउनशिप में रहते थे। तो जब भी बारिश होती थी, जितने भी फ्रेंड्स होते थे, मतलब वो चाहे छोटे हो हमसे बड़े हो हमसे, सब मिल जाते थे और फिर हम लोग साइकिल से बारिश में घूमने निकल जाते थे। और फिर जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो जाता था, बारिश का बढ़िया से पानी तालाब में बना होता था, वहाँ पे हम लोग खेला करते थे। जो मुझे आज भी दिखता है, पहले ऐसे बहुत हुआ करता था। आजकल लोग अलग अलग बच्चे खेलते रहते हैं, बट पहले एकदम समूह में 50 बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, ऐसा हुआ करता था। सर एक्सक्यूज मी सर, वन क्वेश्चन। हाँ सर आज के दिनों में जो मॉडर्न जमाना चल रहा है, उसमें जो बच्चे हैं बचपन से ही उनके ऊपर इतनी पढ़ाई का बोझ दे दिया जाता है, जिससे वो मतलब उनके लिए पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं रहती, जिससे वो पढ़ाई से भागते हैं। मतलब जैसे मोबाइल चला रहा तो मोबाइल चलाने के लिए वो चले जाते हैं, उनको मतलब मोबाइल चलाने में बहुत इंटरेस्ट है, पर पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट पता नहीं क्यों नहीं रहता, बहुत बोझ टाइप का रहता है उनके ऊपर। तो सर इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? मैं इस चीज़ पर बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ का ज़्यादा दबाव बनाते हैं, चाहे वो पढ़ने का दबाव हो, चाहे किसी को खेलने के लिए दबाव हो, किसी चीज़ पे भी अगर ज़्यादा दबाव बनाया जाता है तो बच्चों की रुचि उसमें हटती है। तो मैं तो पेरेंट्स को इसमें सलाह दे पाऊँगा, बच्चे तो जिनका जो इंटरेस्ट है उनको फॉलो करना चाहिए। अगर किसी बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो पढ़ने में फॉलो करे, किसी को खेलने में इंटरेस्ट है तो उसको वो फॉलो करना चाहिए। पेरेंट्स के लिए इसमें मेरी नसीहत ये है कि बच्चों का प्रेशर बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए और बच्चों को अपनी प्रतिभा को खुद खोजने देना चाहिए। मतलब कि उनको बच्चे जब स्टूडेंट्स जो होते हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास से लेकर 6th क्लास तक हो, 8th क्लास तक हो, उनको अलाउ करना चाहिए पेरेंट्स को कि वो खुद समझे कि भाई मेरे पास क्या क्षमता है, मेरे पास कुछ प्रतिभा है जिसको वो आगे अपने जीवन में उसको बना सके, उसको और निहार सके। इससे क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी बच्चे हैं वो अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें काम करेंगे तो उनको अपना मजा आएगा और उसमें और अच्छा भी परफॉर्म कर पाएंगे। इसमें किसी तरह की कोई प्रेशर नहीं करना चाहिए कि जिस बच्चे को, जैसे मान लो किसी बच्चे को आर्ट करने का इंटरेस्ट है, पेंटिंग करने का इंटरेस्ट है, तो उसको पेंटिंग कर करके कहने कि तू पढ़ाई कर पूरे दिन, तो वो गलत है। और मुझे नहीं लगता कि पूरे दिन पढ़ना भी एक तरीके का सही चीज़ है। मतलब हमारा फोकस, मैंने ये चीज़ कई बार बोला भी है स्टूडेंट्स के सामने, हमारा फोकस पहले 8th 9th 10th क्लास तक तो इस पर रहना चाहिए कि हम कितने इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई करते हैं, रादर देन ये कि हम पूरे दिन मगअप करते हैं। लेकिन हम जितना भी पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़ना, पढ़ने का तरीका सीखना, हमारे ब्रेन को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, वो सब चीज़ों में हम इस सर पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोई टिप्स आप देना चाहें? पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग पढ़ाई बनाने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप पढ़ाई को समझने लग जाओ, जैसे मैथ समझने लग जाओ या फिर फिजिक्स समझने लग जाओ, ये आपको एक्चुअली फायदा करेगा। जैसे मान लो कि मैथ में ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज होते हैं उसके पीछे कंसेप्ट क्या होता है, और जैसे हम इसकी बात करते हैं वर्क टाइम वाले हमारे क्वेश्चन आते हैं कि तो उन सब के पीछे कंसेप्ट क्या है, फिजिक्स के पीछे कंसेप्ट क्या है। जैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, पुली सिस्टम समझते हैं, आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें फिजिक्स में यूज होती है, तो उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, उसको जो साइंस है, अगर हम साइंस में देखें तो एक्चुअल साइंस से जोड़ के देखेंगे, हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ के देखेंगे तो हमको होता है, तो हमको इंटरेस्ट भी होगा। और अगर हम सिर्फ पढ़ाई में मार्क्स लाने के लिए पढ़ेंगे, नहीं समझने के लिए पढ़ेंगे, तो उसमें इंटरेस्ट आना हमारा एक समय के बाद कम हो जाता है। थैंक यू सर। नमस्ते सर, आदरणीय सर, मेरा नाम साक्षी महरा है। मैं EFT शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान की छात्रा हूं। आदरणीय सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जैसा आपको ज्ञात है कि शासकीय विद्यालय जो है वो जुलाई माह में प्रारंभ होते हैं, तो सर आप हम बच्चों
बच्चों को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि हम अपना पढ़ाई में और रिजल्ट में बेहतर प्रदर्शन कर सकें? मेरा 9th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए थोड़ा अलग सुझाव है, इससे पहले के स्टूडेंट्स के लिए अलग सुझाव है। 9th से 10th 12th तक की मुझे लगता है कि स्टडीज़ थोड़ी सीरियस हो जाती है, तो स्टूडेंट्स जब 9th क्लास में आते हैं तो उनका अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। ये नहीं कि भाई हमको पता है कि हमारे एग्जाम्स फरवरी मार्च में है, हमको ये सोचना चाहिए कि हम कितने एडवांस में अपना कोर्स अपना पूर्ण कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली कोर्स कंप्लीट होने लग जाता है जनवरी तक, तो हमको पहले से ही जितने पढ़ाई करा दी जाती है उसका एक शेड्यूल बनाना चाहिए पूरे साल का। कि जैसे मान लो आप 10th क्लास का स्टूडेंट है, 12th क्लास का स्टूडेंट है, तो पता है कि उसको फरवरी या मार्च में बोर्ड्स होते हैं, तो क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से तो कि उनको पूरे साल का शेड्यूल बनाना चाहिए इस हिसाब से कि जो उनके प्री बोर्ड एग्जाम रहते हैं या जनवरी तक उनका पूरा तैयारी कंप्लीट हो, ताकि फिर एंड में उनको बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश ना करना पड़े। जितना जल्दी हम इसको शुरू करेंगे, जितना अपने टाइम मैनेजमेंट करेंगे, जितना शेड्यूल के हिसाब से करेंगे, उतना आसान रहेगा बोर्ड में मार्क्स लाना। और दूसरा अपना टेम्परामेंट मैनेज करना भी, वर्क हमारा का जो परफॉर्मेंस प्रेशर भी कम रहेगा। दूसरा ये कि ये तो हमारा पूरा ईयरली टाइम मैनेजमेंट हुआ, शेड्यूल मैनेजमेंट हुआ, हमें अपनी दिनचर्या को भी मैनेज करना चाहिए कि हमको डेली अपना शेड्यूल, ये सभी बच्चों के लिए मेरे हिसाब से, कि हमको ये देखना चाहिए कि इस हमारे पूरा दिन की जो हमारा पूरा दिन है उसमें हम पढ़े किस समय, स्कूल जाएं, खेले किस समय, और आजकल मोबाइल वगैरह तो थोड़ा बहुत मोबाइल में कंप्लीट है, पर ये कि हमको ये मेरा सभी बच्चों के लिए है कि फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक उनको अपना डे मैनेजमेंट आना चाहिए, वीक मैनेजमेंट आना चाहिए। जितना आप पहले आप डे मैनेजमेंट से चालू करें तो वीक मैनेजमेंट आएगा, फिर एक वीक का मैनेज करने लग जाएंगे तो 15 डेज का मैनेज करना आना चाहिए, ऐसे पूरा ईयर मैनेज करना। धन्यवाद सर। सर एक और प्रश्न है मेरा आपसे, आप अपने बड़े दायित्वों का निर्वाह किस प्रकार से करते हैं, या आपको जो चुनौतियां मिलती हैं आप उसे किस प्रकार से स्वीकृत करते हैं, उनका सामना करते हैं? सबसे पहली बात जो आपने कहा चुनौती, तो पहले तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई चुनौती आई है तो हम उससे भाग नहीं सकते कि भाई हमारे पास तो चुनौती नहीं है तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। पहले हमको चुनौती को हेड ऑन एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये मेरे पास चुनौती है, फिर उसका हल निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जब तक आप उसको जिम्मेदारी के तौर पे नहीं लोगे और तब तक आप उस चुनौती का हल नहीं निकाल पाओगे। मान लो कि भाई चुनौती आ गई है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो मुझे लगता है कि पूरी गंभीरता से आप अपना उस पर चिंतन करें, उसके सोल्यूशन निकालें तो आगे होता है। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सहजता से और संतोषपूर्ण अपने हमको उत्तर दिया और हमसे संतुष्ट हैं। नमस्ते सर। आदरणीय सर, मेरा नाम सानी गुप्ता है, मैं कक्षा 11वीं बायोलॉजी छात्रा हूँ। मैं EFA शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय रघुराज क्रमांक 2 की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि कला और शिक्षा किस प्रकार एक दूसरे के पूरक होते हैं? कला और शिक्षा, मेरे हिसाब से तो कला भी शिक्षा ही है। ऐसा नहीं है कि कला शिक्षा का पार्ट नहीं है। शिक्षा क्या होती है, मतलब स्टडी क्या होता है? स्टडी ये होता है कि हमारे पास ह्यूमन डिसिप्लिन में जो भी चीज़ें हैं उसमें हम कितना अपने आप को सीख पाते हैं। शिक्षा का मतलब अब ह्यूमन डिसिप्लिन में सब कुछ आता है, कला भी आता है। मेरे हिसाब से तो स्पोर्ट्स भी एक तरह की शिक्षा है। कुछ लोग कहते हैं कि खेलना तो खेल है, उसमें तो क्या होता है, पर खेलना भी, पर ढंग से खेलना, उसको समझ के खेलना, उसमें एक लेवल आपको अचीव करना, वो भी शिक्षा करता है। तो मुझे तो ये लगता है कि शिक्षा सभी चीज़ें, सिर्फ मैथ्स पढ़ना शिक्षा नहीं है, या फिर हम केमिस्ट्री हुआ या ये सभी शिक्षा सब्जेक्ट शिक्षा नहीं है। सभी चीज़ें जो इंसान के लिए ह्यूमन डिसिप्लिन में आता है, मानव डिसिप्लिन का मतलब कि जो भी हम लोगों के जीवन में हम सीख सकते हैं, वो सब का अच्छे से सीखना, उसको समझना शिक्षा का ही पार्ट है। और ये दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि हम जैसे हमारे ब्रेन को क्या है, ये बहुत साइंटिफिक है, पर हमारे ब्रेन को अलग अलग तरीके से एक्टिवेशन होता है। तो जैसे आप जब आप ड्राइंग करते हैं या जब खेलते हैं तो हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, तो उससे क्या है कि हमारा ब्रेन फर्दर डेवलप होता है। अगर हम इन चीज़ों को छोड़ देंगे, जैसे हम बोलते हैं आर्ट क्या है, ब्रेन को इमेजिनेटिव बनाता है कि आप कितना
और इमेजिन कर सकते हैं, कितना और इमेजिनेटिव हो सकते हैं, कितनी बड़ी चीज़ सोच सकते हैं, ये उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। सब चीज़ें किसी को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, कॉम्प्लीमेंट करती हैं। बेसिकली हमारा काम ये है कि हमें अपने आप को कैसे डेवलप करना है एज अ पर्सन, और हमें मेंटली कैसे अपने आप को डेवलप करना है, सोशली कैसे डेवलप करना है, इमोशनली कैसे डेवलप करना है। यही उस शिक्षा का पार्ट है, इंसान को ओवरऑल कैसे डेवलप करना है। नमस्ते सर, मेरा नाम सानिया गुप्ता है। मैं EFA एक्सीलेंस स्कूल से कक्षा 11वीं जीपीके में छात्र हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आप अपने जीवन में किसे रोल मॉडल मानते हैं और क्यों? बड़ा ही मुश्किल प्रश्न है, कि किसे रोल मॉडल, एक को तो नहीं बोलूँगा। मुझे तो लगता है कि जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, चाहे वो गांधी जी हो और भी हमारे जो भी महापुरुष रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके विचार मुझे ज़्यादा अपील करते हैं। मैं किसी एक महापुरुष को ऐसे पूजने वाली स्थिति में नहीं हूँ, पर ये है कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनके विचार जो भी पूजनीय विचार होते हैं, उनको ज़रूर पूछता हूँ, उनसे सीख लेता हूँ और उन्हीं के अनुसार कोशिश कर रहा हूँ अपने ऊपर में अपने विचार को अप्लाई करता हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्र है। मैं EFA शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नटराज क्रमांक 2 शहडोल मध्य प्रदेश कक्षा 12वीं समूह बायोलॉजी छात्र हूँ। सर, मेरा प्रश्न आपसे यह था कि इन दिनों देश में जैसे कई अन्य राज्यों में बारिश की वजह से आपदाएं आई हैं, तो हमारे शहर में एक बारिश की वजह से आपदाएं आने पर प्रशासन कैसे आपदा प्रबंधन करता है? बारिश का जो मौसम है, उसके आने से पहले ही हमारी व्यवस्थाएं चालू हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि बारिश यहाँ पे जून एंड में आती है नॉर्मली अपने देश में, बहुत सारे अधिकतर जगहों पे, तो उससे पहले ये देखा जाता है कि कौन कौन से नाले हैं जो उफन सकते हैं बरसात में, तो उन सबका आइडेंटिफिकेशन होता है। फिर ये देखा जाता है कि कौन कौन से नालियाँ हैं सीवरेज सिस्टम में जो कि चौक है, तो उनको खुलवाया जाता है जो हमारी नगर पालिकाएँ हैं और पंचायतों के माध्यम से। इसके साथ साथ जैसे पानी की व्यवस्था, जैसे जहाँ पे हैंड पंप्स हैं या फिर वहाँ पे कुएँ हैं, वहाँ पे वो सब दवाइयाँ छिड़काई जाती है, जिससे कि बारिश में उत्पन्न होने वाले जो डिजीज़ होती है वो डिजीज़ ना हो सके, क्लोरीन की टैबलेट्स डाली जाती हैं ताकि पानी को प्योरीफाई करके रखा जा सके। फिर सभी के सभी हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हम एंटीवेनम भी रखा जाता है और बाकी अन्य दवाइयाँ भी रखी जाती हैं कि जो बारिश के समय में कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं, उन सबको भी ठीक करने के लिए सब लोग इसमें सचेत रहते हैं। ऊपर से एक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी डेवलप किया जाता है, जो कि अगर कहीं पर भी कोई समस्या आ रही है बारिश से संबंधित, तो तत्काल हमारे को उसकी जानकारी मिलती है, तो और हमारे द्वारा उसमें फिर जैसे पुलिस से हमें कोऑर्डिनेशन करना है, उनको कोई निर्देश देना है, या फिर होम गार्ड्स है या फिर SDRF है, उनको जो भी निर्देश देना है, यदि कोई ऐसी स्थिति आती है इमरजेंसी की, तो उनको फिर हमें तत्काल उनको बताते हैं ताकि वो अपने वर्क पे आदरणीय सर, हम बच्चों को अपने हेल्थ, बारिश के मौसम में अपने हेल्थ को लेकर क्या ध्यान रखना चाहिए? हर चेंजिंग सीजन में ये ध्यान रखना चाहिए कि आप खाना सही से खाएं और जो हमारे पैथोजेंस रहते हैं, मतलब बेसिकली चाहे वो गंदी नाली हुई, रुका हुआ पानी हुआ, या थोड़ा ऐसा स्ट्रीट फूड ना खाएं जो कि गंदा हो। अपने आप को बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर बार जब मौसम चेंज होता है तो क्या है कि पैथोजेन ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो हमारे बॉडी पर अटैक करना नहीं पाते हैं, इसलिए हम बीमार ज़्यादा जल्दी हो पाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि क्लीन खाना चाहिए, अपने आप को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, और दूसरा ये है कि अपनी इम्यूनिटी को हमेशा सही रखना चाहिए। वो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बारिश के मौसम में, इम्यूनिटी बूस्ट कैसे कर सकते हैं वही है अच्छा खाना खा के, एक्सरसाइज करके, फिट रह के। आदरणीय सर, हम बच्चों के लिए आपका संदेश? मेरा तो बच्चों को यही संदेश है, जैसे आप 12th क्लास के बच्चे हो, यहाँ पे 9th 10th क्लास के बच्चे हैं, मेरा तो यही संदेश है बच्चों का कि सबसे पहले तो बच्चों को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, सोचना चाहिए कि कुछ बड़ा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है कि हमेशा उनको कृतज्ञ होना चाहिए उन लोगों के लिए जिनके कारण वो जहाँ पे भी जिस लेवल पे भी पहुँचते हैं, और ये कि हमेशा मतलब रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए। आप जीवन में कुछ अचीव कर रहे हो तो उसके लिए भी आप हमेशा थैंकफुल रहो उन लोगों के
उनके कारण आप अचीव कर सकते हो। एक इंसान के पीछे कई सारे लोगों की मेहनत और सपोर्ट लगा रहता है। वो ऐसा नहीं है कि हमको उतना हमारे अंदर ईगो एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए। दूसरा मैंने ये कहा कि एक बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि हमेशा लाइफ में जितना डिसिप्लिन हम अपने आप को बना सकें उतना बनाना चाहिए, रादर देन कि हमको ये नहीं पता है कि हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, हमारा कंट्रोल नहीं है हमारी लाइफ का। हमको जितनी अर्ली स्टेज में हम अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे उतना ही अच्छा है हमारे लिए, उतना हम अपने आप को उस दिशा में लेकर जा सकेंगे जिसके लिए हम सोच सकते हैं। पर ड्रीम सबको करना चाहिए। आप ड्रीम अच्छे से करो और पढ़ना अच्छे से, तो अच्छे से पढ़ना है, खेल रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। और ये जानना चाहिए कि मेरे आगे बढ़ने में मेरे परिवार का आगे बढ़ना निश्चित है। मेरे परिवार के आगे बढ़ने में मेरे आसपास के मोहल्ले का, समाज का और फिर देश का बढ़ना निश्चित है। और मुझे ये कहूँगा कि बच्चों के हाथ में ही देश का भविष्य है। आपके अमूल्य समय के लिए धन्यवाद सर। और सर आपने हमसे एक्सपेक्ट किया है, कोशिश करेंगे हम अपना 100% देंगे सर, और हम एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और धन्यवाद।